हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम अध्ययन कार्य कर रहे थे, जिसमें समुदाय आधारित शिक्षा का हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा रेगुलर टॉपिक चल रहा है, जिसके द्वारा हमने समुदाय का अर्थ एवं परिभाषाएँ सबसे पहले जानी थी। ये समुदाय शिक्षा संस्थान के रूप में कैसे कार्य करता है ये जाना था। बालक की शिक्षा में समुदाय का क्या महत्व होता है ये भी इसका अध्ययन हमने कर लिया है। बालक पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव अर्थात वो औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से किस प्रकार से बालक को प्रभावित करता है इसके बारे में हमने जाना था, तथा समुदाय का शैक्षिक कार्य और समुदाय बालक को किस किस प्रकार से शिक्षित करता है, उसका शैक्षिक कार्य क्या होता है इसके बारे में हमने जाना था। तो अब हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा वो शिक्षा के साधन के रूप में समुदाय के गुण, तो उसके बाद इसके दोष और इसके लिए सुझाव। तो सबसे पहले तो हम शिक्षा के साधन के रूप में समुदाय के कौन कौन से गुण होते हैं इनका अध्ययन करेंगे, उसके बाद दोषों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रमुख रूप से इनके सुझावों को मानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, परिभाषा हो गई, संस्थान के रूप में हो गया, महत्व हो गया, शैक्षिक प्रभाव हो गया, इसके शैक्षिक कार्य भी हो गए। अब देखिए शिक्षा साधन के रूप में समुदाय के गुण। एक समुदाय द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा के निम्नलिखित गुणों के माध्यम से इसे हम जान सकते हैं। जैसे पहला इसका गुण है, समुदाय द्वारा दी गई शिक्षा अर्थयुक्त होती है। अर्थात जो समुदाय से हम जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, एक तो वो प्रैक्टिकल के रूप में हम प्राप्त करते हैं और उसका किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थ निकलता है और हमारे जीवन में उपयोगी शिक्षा सिद्ध वो होती है। तो हम समुदाय के द्वारा जो भी शिक्षा दी जाती है वो कैसी होती है? अर्थपूर्ण होती है। समुदाय शिक्षा में उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देता है। किस पर? उपयोगिता, अर्थात जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे जीवन में उपयोगी हो। इस सिद्धांत के अनुसार प्राप्त की गई शिक्षा उन्हीं लक्ष्यों पर बल देती है जो व्यक्ति व समुदाय दोनों के लिए लाभप्रद होती है। अर्थात समाज के द्वारा या समुदाय के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा व्यक्ति के जीवन से संबंधित होती है। इसके बाद समुदाय द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा बालक को वास्तविक जीवन के अनुभवों से अवगत कराती है। बालक वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करता है तथा इससे वह उन वस्तुओं के विषय में सच्चा ज्ञान भी प्राप्त करता है। तो वह वास्तविकता के रूप में शिक्षा ग्रहण करना सीखता है समुदाय के द्वारा, और जिस वस्तु के बारे में वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उस वस्तु के बारे में उसकी उपयोगिता भी उसके जीवन से संबंधित वो सीख लेता है कि कौन सी वस्तु को मेरे जीवन लिए उपयोगी है। अब इसके बाद समुदाय क्रिया के सिद्धांत पर विशेष बल देता है। समुदाय क्रिया का सिद्धांत पर विशेष बल देता है। क्रिया के द्वारा बालक को मौखिक बातचीत की अपेक्षा आवश्यक बातों का ज्ञान सफलतापूर्वक हो जाता है। ये आता सा है। तो इसमें क्रिया के सिद्धांत पर बल देता है तथा क्रिया के द्वारा बालक का जो मौखिक ज्ञान है वो आवश्यक बातों के द्वारा उसका सफलतापूर्वक हो जाता है। समुदाय बालक को अपनी संस्कृति का ज्ञान देता है।
ये तो स्टार्टिंग से ही आपको बता रहा हूँ कि समुदाय बालक को किसका ज्ञान देता है, अपनी संस्कृति का। समुदाय बालक को अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान देकर उन गुणों को विकसित करता है जो एक नागरिक के लिए आवश्यक हैं। समुदाय के द्वारा बालक को क्या है, उसके अधिकारों का ज्ञान दिया जाता है, उसके कर्तव्यों का ज्ञान दिया जाता है और उसमें उस प्रकार के गुण विकसित किए जाते हैं जो कि भारतीय नागरिक के लिए आवश्यक हैं। समुदाय बालक को रचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है जिससे वह उत्तरदायित्व एवं आत्मनिर्भर बन जाता है। अब देखिए, कोई भी कार्य करता है तो समुदाय उसको स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और स्वयं कार्य करने के बाद भी ऐसा कार्य करता है जिससे कि उसकी रचना सबके सामने निकल कर सामने आए और वह अपना जीवन आत्मनिर्भर के तौर पर जी सके। तो इस प्रकार के हमने ये सभी गुण देखे। अब इसके बाद शिक्षा के साधन के रूप में समुदाय के दोष। शिक्षा के साधन के रूप में समुदाय के निम्नलिखित दोषों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला है, समुदाय अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए शिक्षा को अपने हाथ का खिलौना बना लेती है। अब देखिए, इसमें क्या है, गौण रूप कौन है, शिक्षा, और मुख्य रूप कौन है, समुदाय। तो समुदाय अपनी आवश्यकता के लिए शिक्षा को एक तरह से एक बेसिक तौर पर इसे यूज में लेती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। समुदाय अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए अपने सदस्यों के प्रति अंधविश्वास विकसित करता है। इससे किसी अमुक समुदाय के सदस्यों का अन्य समुदाय के सदस्यों के प्रति आक्रामक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है, जो कि उचित नहीं है। अर्थात एक दूसरे में वैमनस्य की भावना पैदा हो जाती है। समुदाय सांप्रदायिक भावनाओं को प्रोत्साहित करता है। प्राय सांप्रदायिक स्कूल बालकों में संकुचित दृष्टिकोण एवं संकीर्ण सांप्रदायिक भावना विकसित करते हैं। हमसे एक दूसरे के प्रति घृणा एवं बीजारोपण हो जाता है। परिणामस्वरूप समुदाय में आपसी द्वंद्व, तनाव, झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। समुदाय दमन की नीति को अपनाता है। इस नीति को अपनाते हुए वह स्वार्थ सिद्धि के लिए बालक की स्वतंत्रता का गला घोंटने में तनिक भी नहीं हिचकिचाता। अर्थात वह समुदाय क्या चाहता है कि सभी स्वतंत्र रहें और बालक की जो स्वतंत्रता की इच्छाएं उनको समय समय पर दबा दी जाती हैं। चूँकि समुदाय के द्वारा संकुचित दृष्टिकोण एवं सांप्रदायिक भावना विकसित होती है, इसलिए समुदाय जनतांत्रिक भावनाओं के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार के ये प्रमुख दोष हैं इसके। अब इसको हम समुदाय को शिक्षा का प्रभावपूर्ण साधन बनाने के लिए प्रमुख सुझाव, अर्थात इसे प्रभावपूर्ण हम कैसे बना सकते हैं, इसको हम अलग अलग पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि सबसे पहला है आदर्श उदाहरण। समुदाय को बालक के समक्ष समाज सेवा तथा न्याय के आदर्श एवं सहयोगपूर्ण उदाहरण करने चाहिए, जिससे कि वह सामाजिक संसार में व्यवस्थापना कर सके और उसके प्रगति में यथाशक्ति योगदान दे सके। अर्थात बच्चे के सामने हमें ऐसे उदाहरण पेश करने चाहिए जो कि समाज के लिए हितकर सिद्ध हुए हों, उन्होंने महान कार्य किए हों और एक आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत किया हो, जिसमें उनकी
जिसका वो अनुसरण कर सकें, अपना आत्मस्मरण कर सकें और अपने विकास के लिए, समाज के लिए एक आदर्श नागरिक के तौर पर वो अपने आप को सिद्ध कर सकें। दूसरा है व्यापक दृष्टिकोण। समुदाय का दृष्टिकोण केवल संकुचित सांप्रदायिकता तथा जातीयता तक ही सीमित न होकर व्यापक होना चाहिए। अर्थात समुदाय का कैसा होना चाहिए, केवल एक जातिवादी के आधार पर न होकर पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, अर्थात जाति तथा सांप्रदायिक से ऊपर उठकर होना चाहिए। अगर मैं दूसरे शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो समुदाय को चाहिए कि वह अपने प्रभाव केवल विशेष समुदाय तथा जाति तक ही न रखकर उसे विशाल समुदाय अर्थात विश्व तक पहुंचाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से विभिन्न समुदायों में व्यक्तिगत स्वार्थ, शत्रुता की भावना नहीं होनी चाहिए। अर्थात भारत में संकुचित सांप्रदायिकता, जातीयता, विचार, पक्षपात, सामाजिक बंधन से इतने जकड़े हुए हैं कि उनको आत्म प्रकाशन एवं आत्म अनुभूति के अवसर भी नहीं मिल पाते। यदि समुदाय का लक्ष्य मानव की सच्ची सेवा करना है तो उसे इन पक्षपात बंधनों को तोड़ना ही पड़ेगा। और जबकि आज हम अगर अपने समाज के बारे में जाकर देखते हैं तो ऐसा हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर कहीं ना कहीं जातिवादी पाई जाती है, सांप्रदायिकता पाई जाती है, सामाजिक जो बंधन है वो अधिक देखने को मिलते हैं। अगर हमें समुदाय का सर्वांगीण रूप से विकास करना है तो ऐसे जो समाज को नुकसान पहुंचाने वाले बंधन हैं उनको तोड़ना आवश्यक है, जिससे कि समाज का विकास हो सके। इसके बाद व्यक्तित्व का अधिकतम विकास। प्रत्येक बालक की रुचियां, क्षमताएं तथा विचार अलग अलग होते हैं। उसके इस विशेष व्यक्तित्व का अधिकतम विकास होना चाहिए, परंतु ये देखा जाता है कि समुदाय बालक के व्यक्तित्व का दमन करके उसे केवल सांप्रदायिकता के आधार पर समान स्तर की विकसित होने वाले के लिए बंध्या करता है। यही कारण है कि भारत में अब भी प्राय ग्रामीण क्षेत्रों में बालक को उसी व्यवसाय को अपनाने के लिए बाध्य किया जाता है जो उसकी जाति में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। विवाह आदि संबंध में तो सांप्रदायिकता और जातीयता के बंधन और भी जटिल हो जाते हैं। यह उचित नहीं है कि समुदाय को चाहिए कि वह बालक के विशेष व्यक्तित्व का आदर करे तथा उसे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करे। अब देखिए, बालक का जो व्यक्तित्व है उसे विकास करने के लिए जो सामाजिक रूढ़िवादिताएं उनको तोड़कर आधुनिकीकरण की ओर बढ़ना होगा। जैसा अभी इसमें बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अधिक पाई जाती है। इसके बाद शैक्षिक वातावरण। चूँकि सामाजिक वातावरण का बालक के बनाने एवं बिगाड़ने में गहरा हाथ होता है, इसलिए समुदाय का कर्तव्य है कि वह बालकों को बुरे वातावरण से बचाकर अच्छे से अच्छा शैक्षिक वातावरण प्रस्तुत करें, जिससे उसके व्यक्तित्व का उचित दिशा में सर्वोत्तम विकास हो सके। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वातावरण बालक के जीवन पर, उसके व्यवहार पर, उसकी मनोविज्ञान पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाला कारक है। अतः बालक को हमें ऐसे वातावरण का चयन करना चाहिए कि जिससे कि उसके जो मानसिक क्षमता है वो पॉजिटिव हो सके और उसे अच्छा शैक्षिक वातावरण प्राप्त हो सके। सांप्रदायिक स्कूलों की व्यवस्था। समुदाय के अशिक्षित प्रौढ़ व्यक्तियों की अशिक्षित करने के लिए स्कूलों की व्यवस्था करनी परम आवश्यक है। इससे वे नई पीढ़ी के बालकों को समय की मांग के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग दे सकेंगे। इस संबंध में
सामुदायिक केंद्रित स्कूल विशेष सहायता प्रदान कर सकेंगे। इसके बाद है शिक्षा बालक की आवश्यकता तथा समाज की मांग के अनुसार। स्कूल को चाहिए कि वह एक ओर बालक की आवश्यकता तथा दूसरी ओर समुदाय की मांगों के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया को संचालित करे। ऐसी शिक्षा प्राप्त करने न तो बालक को ही सांप्रदायिक विकास के कार्यों में भाग लेते हुए किसी कठिनाई का अनुभव होगा और न ही समुदाय की यह धारणा बनेगी कि स्कूल बालक को केवल मानसिक शिक्षा ही दे रहा है, अब तो ऐसी शिक्षा दे रहा है जो संपूर्ण समुदाय के लिए लाभप्रद है। अतः बालक को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जो कि उसके मानसिक विकास को ही नहीं बल्कि उसके चारित्रिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, सर्वांगीण रूप से उसे प्रभावित करने वाली शिक्षा हो। और समाज को यह ज्ञात होना चाहिए कि बालक ने जो शिक्षा ग्रहण की है वो केवल मानसिक तौर पर ही ग्रहण न कर उसने संपूर्ण समुदाय के लिए शिक्षा ग्रहण की है। यदि स्कूल समुदाय को इस प्रकार की सहायता देता रहेगा तो समुदाय का कार्य अत्यंत प्रभावशाली बन जाएगा। अब इसके बाद आलोचनात्मक शक्तियों का विकास। देखिए, प्रत्येक समुदाय को अपनी निजी संस्कृति होती है। मैंने आपको बताया कि कोई भी हमारा समुदाय और उसमें अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार लोग निवास करते हैं। अपनी बोली होती है, भाषा होती है, अपने रहन सहन का तरीका होता है। सबकी अलग अलग समुदायों की संस्कृति पाई जाती है। अतः प्रत्येक समुदाय अपने बालकों को केवल अपनी ही संस्कृति का ज्ञान देना परम कर्तव्य समझता है। यह उचित नहीं है। और ज़्यादातर अगर समुदायों की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर समुदाय क्या करते हैं कि अपनी संस्कृति की शिक्षा बालकों को देते हैं और दूसरी संस्कृति को वो भूल जाते हैं, जिससे यह जबकि ऐसा करना बालक के हित में नहीं है। समुदाय को चाहिए कि वह बालक को केवल सांस्कृतिक संपत्ति का ही ज्ञान ना दे, अर्थात तो वह उसकी संस्कृति का ही ज्ञान ना देकर उसे संपूर्ण भारत देश की हमारी जो अलग अलग विविधता भरी संस्कृति है उस संस्कृति के बारे में ज्ञान देना चाहिए और संस्कृति का उचित मूल्यांकन कर सकें, जिससे कि हम अपनी संस्कृति का दूसरी संस्कृतियों के प्रति मूल्यांकन कर सकें। इसके बाद अन्य साधनों के साथ सहयोग। समुदाय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वह परिवार, स्कूल व राज्य जैसी महत्वपूर्ण संस्थानों के साथ निकटतम संपर्क स्थापित करे। माता पिता, शिक्षक एवं राज्यों के अधिकारी वर्ग को भी समुदाय की उन्नति के लिए अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करें। तो इस प्रकार से अगर हम समुदाय के बारे में जानें तो हम समुदाय को बहुत अच्छे ढंग से काफ़ी आगे आधुनिकीकरण के तौर पर उसे आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। और इसमें मुख्य जो भूमिका रहेगी वो रहेगी शिक्षा और स्कूल, क्योंकि स्कूल को इस समुदाय का एक लघु रूप माना गया है और उसके द्वारा समुदाय को अच्छा विकसित करने में अच्छा सहयोग प्राप्त होता है। तो आज का इतना ही, इसे आप दोबारा से पुनः रिवाइज करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।